Hello students, I am Vivek and welcome to the third video of our class 11th Political Science Chapter 1 Constitution Why and How यानी संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या कार्य हैं। इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण यानी संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हमारे पास दो टॉपिक्स हैं मेनली। पहला है वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज एंड आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लास्ट वी हैव इज द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्रोत क्या है हमारे संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, किस प्रकार से वो आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को आया। वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें यानी किन मूल्यों के ऊपर, किस सोच के आधार पर हमारे देश की संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को शुरू किया। हाउ दे हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन व्हाट वैल्यूज एंड व्हाट आइडियाज दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड अपॉन। तो अगर हम बात करें, हम सबसे पहली बात करते हैं हमारे संविधान के प्रीएम्बल के बारे में। यस स्टूडेंट्स, प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को समझने के लिए आपको उसकी प्रस्तावना यानी आपको उसके प्रीएम्बल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रीएम्बल ही वो डॉक्यूमेंट है, जो वो स्रोत है जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या आइडियाज़ हैं, इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, किन मूल्यों के ऊपर और किस सोच के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है। तो आइए आज हम हमारे प्रीएम्बल, जिसको इस संविधान की आत्मा भी बोला जाता है, जी हाँ, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स आपको लिखे हैं। ये कीवर्ड्स मैंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से लिए हैं, और यही कीवर्ड्स हमें बताएंगे कि किन वैल्यूज़ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना देखें, उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into, हम भारत के लोग इकट्ठे होकर एक मत तौर पे भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न। अब इसके बारे में बात करते हैं कि सॉवरन और प्रभुत्व संपन्न से हमारा क्या तात्पर्य और क्या अभिप्राय है। सॉवरन, when guys into the internal and external matters of a country, एक देश के आंतरिक और बाह्य मामलों में देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ सम अदर कंट्री, किसी और देश की कोई दखलंदाजी नहीं है। उस देश को हम प्रभुत्व संपन्न या फिर हम सॉवरन बोलते हैं। व्हेन देयर इज नो इंटरफेरेंस इनटू एनी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ अ कंट्री, no interference from some other country, that country is called as sovereign. So India is a sovereign country because हमारे देश के आंतरिक मामलों और बाहरी मामलों में किसी देश को अधिकार नहीं है कि वो हस्तक्षेप करे। तो हम एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं। तो we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign
पहला वैल्यू, पहला आइडिया कि हम देश को क्या बनाएंगे, प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, वी विल मेक इंडिया ए सोशलिस्ट, यानी कि एक समाजवादी राष्ट्र। समाजवादी और सोशलिस्ट, सोशलिज्म से हम क्या समझते हैं, जब देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो समाज में सभी लोगों को उसके ऊपर बराबरी का हक है, सभी लोगों में वो इक्वली डिवाइडेड हों, उस तरह के स्ट्रक्चर को, उस तरह के देश को एक समाजवादी और सोशलिस्ट देश बोला जाता है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग रिसोर्सेज इन द सिंगल हैंड्स, एक हाथ में सारे रिसोर्सेज देश के हों, उससे अच्छा है कि उन रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया जाए, उनको बांट दिया जाए, सोसाइटी में सभी का बराबर का उस पर अधिकार होना चाहिए। तो हम हमारे देश को एक सोशलिस्ट देश भी बनाएंगे। दिस वाज द सेकेंड आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वी विल मेक अवर कंट्री अ सेकुलर कंट्री, एक पंथ निरपेक्ष राज्य। सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष। हम किसी भी धर्म को, कोई हमारा राष्ट्रीय धर्म या फिर ऑफिशियल रिलीजन हम घोषित नहीं करेंगे, बल्कि हम सभी धर्मों को एक समान लेके चलेंगे, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, या फिर आपके पास सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, हम सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखने वाले हैं। तो हम हमारे देश को एक सेकुलर कंट्री, दैट इज ए पंथ निरपेक्ष, के सरकारें किसी धर्म के साथ कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाएंगी। दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ पंथ निरपेक्ष सेकुलर कंट्री। तो ये हमारा तीसरा आइडिया, यानी तीसरा वैल्यू। पहला है हमारा सॉवरन कंट्री, प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है हमारा समाजवादी गवर्नमेंट, और तीसरा है हमारा पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर गवर्नमेंट। अब हम हमारे नेक्स्ट आइडिया के बारे में पढ़ते हैं। हम हमारे देश को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जिसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप डेमोक्रेसी से तो अभिप्राय समझते ही हैं। डेमोक्रेसी जहां पे लोगों के पास सत्ता होती है, लोगों के पास पावर होती है अपनी सरकार चुनने की, उस देश को, उस राज्य प्रणाली को हम डेमोक्रेटिक प्रणाली बोलते हैं। उस सरकार की प्रणाली को हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। अगर रिपब्लिक की बात करें, रिपब्लिक क्या है दोस्तों? रिपब्लिक मीन्स गणराज्य, लोगों का राज्य। मीन्स सरकार का जो मुखिया होगा, यानी सरकार का जो हेड होगा, उसको उस देश के लोग ही चुनेंगे। द सुप्रीम लीडर और द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट is elected by the people of that country। सरकार का मुखिया और या फिर देश का जो मुखिया है, उसको उसके लोगों द्वारा, यानी उस देश के सिटीजन के द्वारा ही चुना जाएगा। ऐसे राज्य को, ऐसी कंट्री को हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा गाइस, हमारी कंट्री का जो प्रियम्बल है वो इन सब की डेफिनेशन हमें बताता है, इनके बारे में डिस्कशन करता है, हमें बताता है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न यानी एक सॉवरन, भारत एक समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, और भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ये अब हमें आगे जो प्रियम्बल है हमें बताएगा कि हम हमारे नागरिकों को क्या देंगे, हम नागरिकों के लिए क्या लेके आए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम हमारे सिटीजन्स को क्या क्या देने वाले हैं। तो हम हमारे नागरिकों को देंगे न्याय, हम उन्हें देंगे न्याय यानी कि जस्टिस, सभी को न्याय मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम उन्हें देंगे स्वतंत्रता, दैट इज लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, अपने विचारों को व्यक्त करना, अभिव्यक्ति की आजादी, तो हम उन्हें लिबर्टी भी देंगे। हम उन्हें देंगे इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स समानता, देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ gender, on the base of religion, on the base of caste or color or creed।
सो वी विल प्रोवाइड देम इक्वालिटी, हम उन्हें देंगे डिग्निटी, हम उनकी एक व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे, एक व्यक्ति की डिग्निटी को इंक्रीज करने के लिए हम कार्य करेंगे। देश में बनी रहे यूनिटी, देश में बनी रहे इंटीग्रिटी और देश में बना रहे फ्रेटर्निटी, यानी कि देश में एकता, अखंडता और लोगों के अंदर बंधुता भी बढ़ती रहे। These are the values and the ideas of our constitution। हम देश को क्या बनाएंगे? हम देश को बनाएंगे सॉवरन, प्रभुत्व संपन्न, देश को बनाएंगे सोशलिस्ट यानी समाजवादी, देश को बनाएंगे सेकुलर दैट इज पंथ निरपेक्ष, देश को बनाएंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोगों को क्या देंगे? हम देंगे न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, उनके अंदर उनकी गरिमा बढ़ाने का कार्य करेंगे, डिग्निटी, यूनिटी होगी देश के अंदर, इंटीग्रिटी देश की अखंडता होगी, फ्रेटर्निटी देश के अंदर बंधुता होगी लोगों के अंदर। सो दीज वर द बेसिक वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं आइडियाज और इन्हीं वैल्यूज के ऊपर काम करता है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस गाइज, जब देश आजाद हुआ, हमारे प्रियम्बल के अंदर ये दो शब्द यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म मीन समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, ये शब्द हमारे प्रियम्बल में उस समय नहीं थे। उस समय हमारी कंट्री का जो स्टेटस था दैट वी वर ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, वी वर नॉट सोशलिस्ट एट दैट टाइम, वी वर नॉट सेकुलर एट दैट टाइम। इन दो शब्दों को यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर को, इन दो शब्दों को बाद में ऐड किया गया है, वो भी 1976 में। इन 1976 वी हैव एडेड विद द हेल्प ऑफ 42nd अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, इन शब्दों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, आप इसको याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करेंगे, हम हमारे संविधान के अंदर जिन जिन मूल्यों का समावेश हमने किया है, जिन जिन आइडियाज को हम लेके आए हैं, ये आइडियाज हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। इन आइडियाज को हमने, देखिए, हमारी संविधान सभा और हमारी मसौदा समिति, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके बहुत अलग अलग देशों के संविधान को उन्होंने पहले पढ़ा, जिस जिस संविधान से उन्हें जो जो अच्छी खूबी उनको मिल सकती थी और जो हमारे देश पे भी लागू हो सकती थी, उन चीज़ों को उन्होंने ग्रहण किया, उन चीज़ों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीज़ों को डाला। तो लेट्स सी व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के कहाँ कहाँ किस किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ चीज़ों को लिया है। देखिए, 75% ऑफ द मैटर, संविधान का 75% जो मसौदा है वो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम एक्ट जो हमने 1935 में इनेक्ट किया था, उससे हमने लिया है। तो 75% ऑफ द मैटर इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गाइज। नेक्स्ट वी हैव टेकन सम गुड फीचर्स ऑफ सम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कैसे, जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं, हमने ब्रिटेन से लिया है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस एक संसदीय स्वरूप सरकार का। आप सबको पता है हमारे देश में संसद है जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम गवर्नमेंट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। उस संसदीय स्वरूप को हमने लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। देयर इज ए अपर हाउस एंड देयर इज ए लोअर हाउस। अपर हाउस इज कॉल्ड एज राज्यसभा, लोअर हाउस इज कॉल्ड एज
लोकसभा। तो जो बायकैमरल यानी दो संसदीय, दो स्वरूप जो प्रणाली है, लोकसभा और राज्यसभा, वो स्वरूप हमने हमारे संविधान में जो अडॉप्ट किया है वो कहां से आया है? ब्रिटेन से। याद रखिएगा, कहां से आया है? ब्रिटेन से। और हमने ब्रिटेन से क्या लिया है? लॉ मेकिंग प्रोसेस के कानून किस प्रकार से बनाए जाएंगे, किस प्रकार से संसद में उनका डिस्कशन होगा, कैसे बिल को पास किया जाएगा, अंत में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा हस्ताक्षर करने के लिए। तो ये लॉ मेकिंग प्रोसेस भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अगली अगर बात करें अमेरिका, व्हाट वी हैव टेकन इट फ्रॉम अमेरिका, इट इज फंडामेंटल राइट्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, वो हमने कहां से लिए हैं? वो लिए हैं हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। इनिशियली जब देश आजाद हुआ हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, बट टुडे नाउ वी हैव इज 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल विद अस। राइट टू प्रॉपर्टी भी था हमारे पास, जो 7वां अधिकार था, वो अब नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं। दूसरा अगर बात करें कि हमने अमेरिका से क्या लिया है, अमेरिका से हमने ली है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि एक देश के अंदर जो जुडिशरी होगी, एक न्यायपालिका होगी, उसका स्वरूप इंडिपेंडेंट होगा। मतलब वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, बल्कि इंडिपेंडेंटली काम करेगी। ये भी हमने फीचर लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मौलिक अधिकार और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के फीचर्स हमने अमेरिका से लिए हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, मीन्स राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि सरकारें किस प्रकार से सोसाइटी की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगी, सरकारें किस प्रकार से लोगों की भलाई का कार्य और उनके लिए कानून बनाएंगी, वो किसके अंदर समाहित किया गया है? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, अब फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, दुनिया को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इन 3 कंसेप्ट्स के बारे में बताया, दैट इज लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी बंधुता। तो हमारे जो प्रियम्बल के अंदर इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी शब्द जो जुड़े हैं वो हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। लास्ट विल टॉक अबाउट कनाडा। कनाडा से हमने क्या फीचर बोरो किया है? कनाडा से हमने लिया है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर एंड रेजिडुअल पावर्स। नाउ व्हाट इज क्वासी फेडरल एंड रेजिडुअल पावर्स? फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स संघात्मक प्रणाली, क्वासी फेडरल मीन्स अर्ध संघात्मक प्रणाली। नाउ व्हाट इज संघात्मक? व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म मीन्स एक देश का ऐसा सरकारी ढांचा जिसके अंदर सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 लेवल पे कार्य करेंगी। यानी एक देश जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सरकारों के लेवल हों, उनको हम फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय व्यवस्था हम बोलते हैं। लेकिन एक पूर्णतः संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर पूर्णतः किसको बोला जाएगा? जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबकी पावर्स इक्वल हैं। दैट व्हाट वी कॉल इट एज कंप्लीट फेडरलिज्म, लाइक अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जितने भी स्टेट्स हैं उनकी सबकी पावर इक्वल हैं। अगर हम क्वासी फेडरल की बात करें, इसमें अर्ध संघात्मक की बात करें, जैसे कि हिंदुस्तान, इंडिया, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट से कुछ पावर ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी टॉप लेवल पे काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर्स हैं और सभी स्टेट्स के पास भी इक्वल पावर्स
नहीं हैं। कुछ स्टेट्स के पास कुछ ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं, कुछ ज़्यादा पावर्स हैं, कुछ के पास कुछ कम है। अभी जम्मू एंड कश्मीर का जो अभी आर्टिकल 370 का अब एब्रोगेशन है, उसके हटने के बाद आप ये समझ पाएंगे लाइक कि जम्मू कश्मीर के पास कुछ पहले एक्स्ट्रा पावर्स थी हमारे कुछ और स्टेट से। अभी भी हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक असम, उनके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पावर्स अभी भी अवेलेबल हैं। अगर हम हमारी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, राज्यों के मुकाबले उनके पास जो पावर्स हैं वो थोड़ी कम हैं। तो हमारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इनके पास पावर्स इक्वली डिवाइडेड नहीं है। इट्स लाइक इक्वल पावर सबके पास नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स भी कुछ ज्यादा हैं। इसी वजह से हम इसको पूर्णतः फेडरल नहीं बोल के इसको हम क्वासी फेडरल बोल रहे हैं, क्योंकि पूर्णतः जो फेडरल है यानी पूर्णतः संघीय व्यवस्था है, उसमें तो सभी राज्यों की पावर्स इक्वल होनी चाहिए। तो इंडिया इज ए क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक कंट्री एंड दिस फीचर इज बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये फीचर लिया है। इसके अलावा हमने कनाडा से क्या लिया है? रेजिडुअल पावर्स यानी कि अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर्स। हमने हमारे वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो गवर्नमेंट्स की पावर हैं वो कुछ लिस्ट यानी सूचियां बना के डाल दी गई हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार है उसकी पावर्स हैं, स्टेट लिस्ट राज्य सूचियां जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों के इंटरेस्ट के मूल्य डाले गए थे। इसी प्रकार से एक और लिस्ट हमारे पास मिलती है जिसको हम बोला जाता है रेजिडुअल लिस्ट, रेजिडुअल पावर्स, यानी कि जो मूल्य और जो सब्जेक्ट्स जब देश आजाद हुआ उस समय तक नहीं आए थे, उसके बाद आए हैं जो विषय, जैसे कि कंप्यूटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अगर इनकी बात करें तो इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार और इनके ऊपर शक्तियां किसकी लागू होंगी उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल पावर्स। और आप यहां ध्यान रखिएगा कि रेजिडुअल लिस्ट के अंदर जो पावर्स दी गई हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो ये हमने कहां से फीचर बोरो किया है? दिस इज फ्रॉम कनाडा। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा कि हमने ब्रिटेन से एक संसदीय स्वरूप यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, और कनाडा से हमने क्वासी फेडरल अर्धसंघात्मक और रेजिडुअल पावर अवशिष्ट शक्तियों का स्वरूप हमने कनाडा से बोरो किया है। In this lecture, we have talked about the values of the Constitution and the sources of the Constitution. So, that's all for today, guys. Thank you.